Hello everyone, welcome to my channel Education to Awareness, and today we are going to discuss thermal engineering for diploma holders. तो आज हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई थर्मल इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट स्टडीइंग डिप्लोमा। तो एक स्टूडेंट जो डिप्लोमा कर रहा है, ठीक है, मैकेनिकल से, तो उसके लिए थर्मल इंजीनियरिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। अ डिप्लोमा होल्डर इन दिस कोर्स इज सपोज टू मेंटेन स्टीम जनरेटर्स, turbines, compressor and power plant equipment. Therefore, it is essential to impart him basic concepts, not very deep, basic concepts of thermodynamics, steam generators, steam turbine, compressors and about IC engine, that is internal combustion engine. तो देखिए, एक डिप्लोमा होल्डर जो होता है, तो आपका जो डिप्लोमा होल्डर है उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि जब वो इंडस्ट्री में जाता है तो आपके स्टीम जनरेटर, ठीक है, भाप जनित्र, टरबाइन, ठीक है, संपीडक और आपके जो शक्ति संयंत्र होते हैं उसके जो आपके उपकरण होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनकी देखभाल आपकी करनी होती है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, आपके ऊष्मागतिकी के, ठीक है, आपके भाप जनित्र के, ठीक है, भाप टरबाइन के, संपीडक के और अंतर्दहन इंजन के। तो ये चीज़ें पढ़ना उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हम लोग इस थर्मल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपका स्टडी करेंगे। तो दिस इज़ द रफ आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज थर्मल इंजीनियरिंग। Okay, now next we are going to discuss learning outcomes. So what will be the learning outcomes once a student undergoing this course has completed it? So the points are given as below. First of all, he will be able to apply thermodynamic laws. He will know what are thermodynamic laws and he will be able to apply thermodynamic laws. Solve basic problem of gas equation using perfect gas laws. ठीक है, using the perfect gas laws he will be able to solve basic problems of gas equation. Determine enthalpy, specific heat capacity and PVT, pressure, volume, temperature, surface of an ideal and real gas. So for an ideal or real gas he is able to find enthalpy, specific heat capacity, है ना, and pressure, volume, temperature, surface. Next, explain the working, construction and application of steam boiler and steam generators. So steam boiler, steam generators, their working, construction and application. Next will be the functions and uses of air compressors. So air compressors are quite used in the industries, so their functions and uses. Next, interpret different mode of heat transfer. Modes of heat transfer we are going to study. Explain the working of IC engine, how an IC engine works. Assist in testing of IC engine, how testings are performed on various parameters of IC engine, and explain the functioning of steam turbine, gas turbine and jet propulsion. Okay, steam turbine, gas turbine, jet propulsion, their functioning. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो छात्र होगा वो क्या क्या चीज़ें आपका सीखेगा। तो ये पॉइंट वाइज, जैसा भी मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया, कि आपके जो ऊष्मागतिकी के नियम होंगे वो उनको अप्लाई कर पाएगा, ठीक है, और आपकी जो सिद्धांतिक गैस के आपके जो नियम हैं, ठीक है, उसको आपका यूज़ करके आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी गैस इक्वेशन पे, वो आप क्या कर पाएंगे, आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी की, ठीक है, उसके अलावा आपकी जो ऊष्मा की कैपेसिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो उसको आपका एक दाब, ठीक है, आयतन, तापमान,
ठीक है, सैद्धांतिक और आपकी जो रियल गैस है, ठीक है, सैद्धांतिक यानी आपका आइडियल एंड रियल यानी कि आपका वास्तविक, तो उसको सैद्धांतिक और वास्तविक गैस के लिए आपका कर सके, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्टीम बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि भाप से चलने वाले आपके बॉयलर्स, स्टीम जनरेटर यानी भाप जनित्र, इनकी आपकी कार्यप्रणाली, ठीक है, इनका आपका कंस्ट्रक्शन और इनका जो आपका एप्लीकेशन होगा वो आपको इसमें स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके जो वायु संपीड़क हैं, ठीक है, वायु संपीड़क के क्या कार्य होते हैं वो आप इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका ऊष्मा स्थानांतरण की। तो ऊष्मा स्थानांतरण किन किन युक्तियों द्वारा होता है ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका अंतर्दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो एक अंतर्दहन इंजन किस तरह से कार्य करता है, ठीक है, अंतर्दहन इंजन की हम टेस्टिंग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो भाप टरबाइन हुई, ठीक है, गैस टरबाइन हुई, ठीक है, और आपका जो जेट प्रोपल्शन हुआ, तो ये लास्ट टॉपिक आपका रहेगा जेट प्रोपल्शन। तो हम देखेंगे कि ये जो आपके उपकरण हैं, ठीक है, ये किस प्रकार से आपका वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप जब ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे तो एज अ डिप्लोमा होल्डर आप इस सारी आपकी जो नॉलेज है वो आपकी इंक्रीज़ करेगी। इसको फिर आप इस नॉलेज को आपका अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपने डिटेल्ड कंटेंट या जिसे हम कहते हैं हमारा सिलेबस, उस पे आ जाते हैं। तो डिटेल्ड कंटेंट हम लोग अभी बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये बस एक ओवरव्यू है कि आपका जो सिलेबस है उसके आपके कौन कौन से इसमें आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम लोग उनको यूनिट वाइज क्या करेंगे, आपका स्टडी करेंगे। तो अगर हम बात करें टोटल इसमें चैप्टर्स है ना, यहाँ पे चैप्टर्स में आपका जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस है ये आपका लॉन्गेस्ट सिलेबस है आपका जो डिप्लोमा का है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत आपका स्पीड के साथ है ना, एक पेस के साथ आपको स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा जो लिमिटेड टाइम है अगर हमें वो सिलेबस उस टाइम में कंप्लीट करना है तो, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आ जाता है, ठीक है, वो आपका क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट। ये हमारा पहला चैप्टर है। जैसे मैंने बताया टोटल जो आपके इसमें चैप्टर हैं वो 12 हैं, 12 चैप्टर्स हैं आपको जो पढ़ने हैं अलग अलग। तो उसमें से ये पहला आपका चैप्टर देख सकते हैं जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट बाउंड्री, सराउंडिंग यूनिवर्स। तो ये पर्टिकुलर टर्म्स हैं, हो सकता है कुछ टर्म्स आपने पहले सुने हो, कुछ टर्म्स आपके लिए नए हों, तो उसमें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं ये मान के चलूँगा कि आपको इसमें से बिल्कुल कुछ नहीं आता, हम लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओपन क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम है ना, एडियाबैटिक, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, रुद्धोष्म आपकी प्रक्रिया होती है, ठीक है, बंद खुला और आपका आइसोलेटेड है ना, निकाय, ठीक है। इसके अलावा आपकी माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की हम लोग यहाँ पे आपकी बात करेंगे। क्वासी-स्टैटिक आपके प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, परिवर्तीय अपरिवर्तनीय आपकी प्रक्रियाएं, ज़ीरोथ लॉ की बात हम लोग पहले ही चैप्टर में करेंगे। और हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी है ना, दाब, आयतन, तापमान, एंथैल्पी और आपकी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, जो हमने लर्निंग आउटकम में भी ऑलरेडी आपका डिस्कस किया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, आपकी डेफिनेशन ऑफ गैस हो गया, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस लॉज, गैस लॉज को हम लोग परफेक्ट गैस लॉज को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपके जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम्स पे आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, रेग्नॉल्ड्स लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर आपका एक छोटा सा डेरिवेशन फॉर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस के लिए, एंड जैसे वहाँ पे बात हुई थी सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन की कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जब इसके ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर
सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर थर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर थर्ड क्या है आपका, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस। तो अब हम लोग ने अभी तक क्या हुआ कि थोड़ा सा बेसिक स्टडी कर लिया कि क्या थर्मोडायनेमिक है। तो अब हम फिर नेक्स्ट देखने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक जो आपकी प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं उसको गैसेस में किस तरह से आपका अप्लाई होता है, उसमें कौन कौन सी आपकी उसकी कैटेगरी होती है। तो ये प्रोसेस आपके आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, हाइपरबॉलिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, ये आपके प्रोसेस हम लोग इसमें एक एक करके अलग अलग इनके हम लोग डायग्राम्स भी देखते हैं। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाएंगे, तो अलग अलग इसके हम लोग ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे। फिर इसमें जैसे कार्य क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण कितना हो रहा है, वर्क क्या है, ठीक है, और इसके अलावा आपका हीट ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस आपके हैं ना, जो समतापी प्रोसेस कहते हैं, या आपका जो हम कह रहे हैं कि जिसमें आपका दाब आपका समान रहेगा, एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो आयतन है वो आपका समान रहेगा। ठीक है, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस, तो ये सब अलग अलग प्रोसेस है ना। अभी आपको ये टर्म्स काफ़ी सारे नए लग रहे होंगे, डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, मगर हम लोग क्योंकि एक एक करके इनको पढ़ेंगे तो ईजिली आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। बस आपको ये है कि लगातार है ना रेगुलर आपकी जो क्लासेस हैं वो आपका अटेंड करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपने शेड्यूल के हिसाब से भी उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आपके लेक्चर्स हैं, मगर ये है कि रेगुलरली अटेंड करें। असाइनमेंट्स वगैरह दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह आपके रेगुलर बेसिस पे करें। ठीक है, तो इन्हीं में देखिए जो हमने प्रोसेस की बात करी, इन्हीं प्रोसेस में आपका डेरिवेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये सारे इन प्रोसेस के लिए हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे हमारे चैप्टर 3 में। ठीक है, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि आपका थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब यहाँ से आपके जो लॉज हैं वो आपके अब क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, जूल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, फिर फर्स्ट लॉ पढ़ लिया क्या होता है, फिर फर्स्ट लॉ को कैसे हम अप्लाई करेंगे, है ना, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट के वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, एडियाबैटिक के लिए, पॉलीट्रोपिक के लिए। ठीक है, तो कुछ हमने ये जो प्रोसेस ऑलरेडी आपके जो चैप्टर 3 था उसमें डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ पे हम लोग इस लॉज के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें आपके क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि जो प्रोसेस थे जिनके हमने गैस लॉज देखे थे उनमें जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो उस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उस पर अप्लाई करने से हमें क्या आउटकम्स इसमें आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट आ जाता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, है ना, ये भी अच्छा खासा आपका एक है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हमने बात करी थी टरबाइन हुआ, ठीक है, पंप हुआ, बॉयलर हुआ, नोज़ल हुआ, इन सब पे हम हमारी एक ये पर्टिकुलर इक्वेशन होती है उसको स्टडी करेंगे और अलग अलग केस में आपका अप्लाई करेंगे और उस केस में देखेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सेकंड पार्ट है इसका चैप्टर का, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है आपका, उसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स आ जाएंगे, हीट सोर्स, हीट सिंक, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक है, अब आपका सेकंड लॉ आ गया। ठीक है, केल्विन प्लैंक्स क्लॉसियस स्टेटमेंट, दो आपके साइंटिस्ट के नाम हैं आपके, केल्विन और क्लॉसियस, है ना, जिनके नाम पे आपके ये लॉ के स्टेटमेंट है ना आपका दिया जाता है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, सेकंड काइंड कार्नोट इंजन। ठीक है, तो ये जो लॉज होते हैं इन पे बेस्ड कुछ आपकी मशीन्स होती हैं, उन मशीन्स को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्नोट इंजन को स्टडी करेंगे। और देखिए लास्ट हमारा आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और आपका आ जाएगा फिर लास्टली आपका थर्ड लॉ ऑफ आपका थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, एंट्रोपी, आइडियल एंड रियल गैसेस, ये हम लोग के लास्ट आपके टॉपिक हो जाएंगे। आपकी जो सैद्धांतिक और आपकी वास्तविक गैसेस हैं उसके लिए हम इसमें फिर थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे इनकी आपकी अप्रतिवर्तीयता और एंट्रोपी।
ठीक है। तो अब देखिए हिंदी इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज जैसे कॉमन रहेगी, मगर कुछ आपके टर्म्स होते हैं जिनका हिंदी इंग्लिश आपका सेम है। तो ऑलरेडी आप लोग है ना, जैसे एक फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये बातें आपको पता होंगी। तो जिन वर्ड्स की हिंदी होंगे तो वो हिंदी में आपको बताया जाएगा, और कुछ वर्ड्स जैसे आपका एंथैल्पी हुआ, एंट्रोपी हुआ, तो वो हिंदी इंग्लिश में आपके कॉमन वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो आपके वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके 5 और 6 चैप्टर्स एक साथ। 5th चैप्टर जो अब आपका हो गया वो आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम, यानी कि आपके भाप के गुण। ठीक है। तो भाप के गुण में देखिए हम लोग क्या क्या देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ स्टीम एंड रिलेटेड टर्म्स। तो भाप किस तरह से बनती है और उसमें कौन कौन से आपकी जो शब्दावली होती है। ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं भाप की, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन गुण को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। फिर हमारी एक स्टीम टेबल आ जाती है। फिर आपके कुछ टर्म्स हैं आपके, जैसे इंटरनल आपका लेटेंट हीट है, यानी आंतरिक गुप्त ऊष्मा। ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आपकी स्टीम, दैट इज आंतरिक ऊर्जा आपकी भाप की। एक मोलियर डायग्राम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में आपका डिस्कस होगा। फिर आपका एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, यानी कि आपका जो स्टीम है वो किस तरह से आपकी एक्सपैंड करती है। ठीक है। हाइपरबोलिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो ये देखिए कुछ आपके टॉपिक्स हैं जो अब ये आपने अगर गौर किया हो चैप्टर 4 में भी थे, तो कुछ रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो वो अगर हम लोग एक बार स्टडी कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे तो वो टॉपिक्स आपकी ईजिली कंप्लीट हो जाएंगे, उनको हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और चैप्टर 5 का आपका लास्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ स्टीम, ड्राइनेस, फ्रैक्शन। तो स्टीम जो होती है वो मिक्सचर होता है आपका, है ना, वाटर वेपर होता है, वाटर होता है। ठीक है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसकी आपकी क्या क्वालिटी है, किस तरह से उस क्वालिटी को हम लोग, जो हमने कहा ये एक वर्ड यूज़ किया, ड्राइनेस, आपकी फ्रैक्शन, है ना, यानी कि शुष्कता जिसे हम कहते हैं ड्राइनेस। तो शुष्कता के मापदंड पे हम देखेंगे कि जो स्टीम होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो एक बार हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली स्टीम की, तो चैप्टर 6 पे हम आ जाएंगे, जो कि हमारा हो जाएगा स्टीम जनरेटर्स। ठीक है। तो स्टीम जनरेटर्स यानी कि भाप जनित्र। ठीक है। तो भाप जनित्र में यूज़ ऑफ स्टीम, किस तरह से आपका भाप का इस्तेमाल होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, बॉयलर के आपके वर्गीकरण। फिर इसमें भी आ जाता है कंपैरिजन करते हैं। फायर ट्यूब होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। ठीक है। तो इनका एक आपका डिफरेंसेस कह सकते हैं। ठीक है। इनके बीच में आपका स्टडी करेंगे। और फिर कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ, अब ये पर्टिकुलर देखिए बॉयलर हम लोग को पढ़ने हैं, जिनके नाम है अगेन जैसे देख सकते हैं साइंटिस्ट के आपके नेम पे हैं, लैंकाशायर बॉयलर, नेस्लर बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर एंड, ठीक है, लास्ट आपका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न बॉयलर्स। ठीक है। तो ये हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लैंकाशायर है, नेस्लर है, बैबकॉक, विलकॉक्स है, ये आपके अर्ली डिस्कवरीज थे जो कि आपकी बॉयलर्स के यूज़ होते थे। तो हमें वहीं से चीज़ है कि कहाँ से बेसिक से आपका स्टार्ट करना है। तो ये बेसिक्स के जब हम लोग टाइप हमने पढ़ लिया, और भी टाइप्स होते हैं आपके सिलेबस में, लिमिटेड टाइप्स हैं, तो हम लोग वही लिमिटेड टाइप्स ही आपका पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अब मॉडर्न बॉयलर्स जो हैं उनमें आपके क्या चेंज आ गए हैं, जो आपके ये ट्रेडिशनल आपके, है ना, पारंपरिक रूप से जो बॉयलर्स यूज़ होते थे उसके रिस्पेक्ट में अब हमारे जो मॉडर्न बॉयलर्स हैं इसमें आपके क्या चेंजेस आ गए हैं। ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 5 और 6। चैप्टर 7 आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल है। ठीक है। तो आपका आ गया मीनिंग ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल, होती क्या है ये, है ना, हर चीज़ वही चीज़ हम लोग हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके यूज़ क्या है ना, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल। तो साइकिल यानी कि वही आपका चक्र जो होगा, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। फिर कुछ पर्टिकुलर चक्र यानी साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फिर से आपके, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे दिए हुए हैं। ये नाम है आपके कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन एफिशिएंसी। ठीक है। तो इनके लिए, इन साइकिल्स के लिए, इन चक्र के लिए इनकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी को आपका कैलकुलेट करना। ठीक है। रीजन फॉर हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल ओवर ऑल अदर साइकिल वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट्स। तो ये टॉपिक आपका ऐड करा गया है कि जो आपकी कार्नोट साइकिल होती है, सभी आप नाम सुन रहे हैं,
और फिर क्या होगा जब हम लोग फ्यूचर में ये टॉपिक्स सारे आपके पढ़ लेंगे तो इसमें ये देखा गया है, आपके डिस्कवर किया गया है, तो जो कार्नोट साइकिल होती है उसकी जो दक्षता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ये किस तरह सबसे ज़्यादा होती है इसको हम लोग एक सिंपल से एक डेरिवेशन से यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो ये देख सकते हैं थोड़ा छोटा ही चैप्टर है आपका चैप्टर 7, तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, ठीक है। तो बहुत इसमें यूनिफॉर्मिटी कोई ऐसी नहीं है, समानता नहीं है। ये हो गया आपका चैप्टर 7, ठीक है। फिर चैप्टर 8 की बात करते हैं, नाम थोड़ा सा छूट गया है, वो आपका है कंप्रेसर्स। तो कंप्रेसर्स में यानी कि हिंदी में हम इनको कहते हैं संपीडक। तो एयर कंप्रेसर आपका वायु संपीडक से शुरू करेंगे, इसके क्या आपके यूज़ होते हैं, टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें जो आपके टाइप्स में फिर हम देखेंगे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, है ना, और उसके बाद फिर उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसकी वर्किंग, ठीक है, ये सारी आपकी आपका एक क्या कहते हैं प्रत्यगामी संपीडक के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इनको जैसे हमने बताया था ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, इनका प्रेशर वॉल्यूम और इनका जो कार्य है या वर्क डन है उससे रिलेटेड हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। और ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका रेसिप्रोकेटिंग। तो चैप्टर 8 का जो दूसरा पार्ट है वो है आपका रोटरी कंप्रेसर। तो रोटरी कंप्रेसर में हमें 3 ही टाइप आपके पढ़ने हैं, वो 3 टाइप आप देख सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर एंड वेंट टाइम कंप्रेसर। तो ये 3 का कंस्ट्रक्शन एंड आपका वर्किंग, तो ये देखना है, बहुत इसमें कैलकुलेशन हमें नहीं करना, बस पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आपका वर्क करता है, ठीक है। चैप्टर 9 पे आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, ठीक है। आपका ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में बात कर रहे हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि किस किस युक्तियों से आपका जो ऊष्मा का स्थानांतरण है वो आपका होता है। फोरियर लॉ आपका पढ़ना होगा आपको यहाँ पे, स्टेडी स्टेट कंडक्शन, ठीक है, कंपोजिट स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कई मटेरियल्स को मिला के बनाए जाते हैं। अलॉयज जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं उससे डिफरेंट होते हैं, हम लोग जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, थर्मल रेडिएशन, ठीक है। तो वही चीज़ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 आपके मोड्स होते हैं इसमें हीट ट्रांसफ़र के, जो कि यहाँ पे हम आपका देखेंगे। अब चैप्टर 10 आपका जो आ जाता है वो थर्मल से, और हम लोग फर्दर आगे बढ़ जा रहे हैं और हम पहुंच जा रहे हैं हमारा आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन। तो ऑलरेडी हम लोग ने बात करी थी इसकी, हम लोग को वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि आपका इसकी जो आपकी कार्यप्रणाली है और इसका जो सिद्धांत है वो आपका पढ़ना होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके टाइप्स होते हैं, 2 स्ट्रोक हुआ, 4 स्ट्रोक हुआ, ठीक है, आपका स्पार्क इग्निशन होता है, कंप्रेशन इग्निशन होता है, CISI, है ना, आपका डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, तो ये तो कॉमनली आपने सुना ही है। तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में ये आपका किस तरह से डिफरेंस होता है वो चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो डीजल इंजन होता है या पेट्रोल इंजन होता है ये कौन सी आपके चक्र पे यानी कि साइकिल पे रन करता है वो देखेंगे। इससे रिलेटेड इसकी एफिशिएंसी वगैरह कैसे निकालते हैं वो सारे डेरिवेशन हम यहाँ पे करेंगे। फिर इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर कि आपके जो इसका आईसी इंजन है अगर हम उसको ओपन करें तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन जैसे बाइक वगैरह में आपने देखा होगा नीचे लगा रहता है, सामने दिखता है, तो उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, पिस्टन सिलेंडर आपने कई एडवर्टीजमेंट्स में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर एक तो इनका स्ट्रक्चर हो गया, फिर वही जैसे हमने बात करी थी आपका लर्निंग आउटकम्स में भी कि यहाँ पे हम लोग फिर इसकी टेस्टिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो टेस्टिंग परफॉर्मेंस की हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें इसका इंजन पावर, ठीक है, इंडिकेटेड एंड ब्रेक पावर, ठीक है, एफिशिएंसी आपकी, ठीक है, मैकेनिकल, थर्मल, रिलेटिव, वॉल्यूमेट्रिक, अलग अलग तरह की आपकी दक्षताएं हम देखेंगे यहाँ पे। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग ब्रेक पावर, ब्रेक पावर जो उसका होता है वो अल्टीमेट वे होता है उसकी जो पावर है उसकी टेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए आपका एक मोस्ट टेस्ट है पेट्रोल इंजन का, वो हम लोग देखेंगे। हीट बैलेंस शीट इसके लिए बनाई जाती है कि जो आपका हीट का जो आपका इसमें ट्रांसफ़र है यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो एक टेबल वाइज किस तरह से होता है, ठीक है। कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो इंजन की बात आती है तो फ्यूल यूज़ होगा, है ना, फिर उसको फ्यूल यूज़ बर्न होने के बाद जो आपकी एग्जॉस्ट गैस जाएगी, ठीक है, तो उससे पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन हमें वो रिड्यूस करना होता है, पावर ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो ये पोल्यूशन किस तरह से आपका पेट्रोल डीजल में कितना कितना होता है, क्या इनके आपके नॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपका यूरो 1, यूरो 2 इसमें हमें स्टडी करना। अब तो यूरो 4, यूरो 5 है ना, आपका BS4, BS5 है ना, यूरो पहले आपका यूरोपियन ये चलता था, अब हमारे पास हमारे भारत स्टैंडर्ड्स भी आ गए हैं। तो BS3, BS4, BS5
तक के स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, तो है ना, हम लोग तो अभी वही बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बाकी ये चीज़ें जब आप इंडस्ट्री वगैरह में जाएंगे तो और इसको डिटेल में सीखेंगे। और फाइनली हम लोग आ जाते हैं अब अपने लास्ट 11 और 12 चैप्टर पे, है ना। काफ़ी बड़ा सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना पूरा आपको इस सेम में स्टडी करना है थर्मल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो इस 11 चैप्टर जो है आपका वो स्टीम टरबाइन, स्टीम कंडेंसर, ठीक है। तो स्टीम टरबाइन और आपका स्टीम कंडेंसर, तो ये आपका हो गया भाप आपका टरबाइन, ठीक है। और कंडेंसर को हम लोग कहते हैं संघनित्र। तो आपका भाप संघनित्र, तो ये जो आपका भाप टरबाइन है और भाप संघनित्र है वो किस तरह से आपका काम करता है, इसमें आपका नोजल यूज़ होता है, उसके क्या टाइप्स और एप्लीकेशन होते हैं। फिर इसमें जो आपकी टरबाइन है उसके टाइप्स, जो इसमें इम्पल्स और रिएक्शन, 2 टाइप्स मेन पढ़ने हैं। कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, उसकी आपकी कार्यप्रणाली और उसका आपकी बनावट। इसके अलावा स्टीम टरबाइन को हम गवर्न करते हैं, है ना। कभी स्टीम ज़्यादा चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, तो इसको हम कहते हैं गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। तो किस तरह से हम आपका जो हमारा लोड है, भाई लोड कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो उसके हिसाब से कभी स्टीम ज़्यादा चाहिए होगी कभी कम चाहिए होगी, तो वो हम कैसे एडजस्ट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट वही स्टीम कंडेंसर कि आपका जो भाप संघनित्र है उसका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या क्या उसके आपके पार्ट्स होते हैं, उसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर, ठीक है। इसके अलावा लास्ट टॉपिक जो आपका इसमें आ जाएगा, जिनको हम कहते हैं कूलिंग पॉन्ड एंड कूलिंग टावर, तो ये हमें अलग से आपका रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। क्या इनका यूज़ होता, फंक्शन होता है, जब हम लोग चैप्टर 11 में पहुँचेंगे तब वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्शन। तो आपका गैस टरबाइन, ठीक है, तो जो स्टीम टरबाइन हुई वो स्टीम पे आपकी रन करती है, और जो गैस टरबाइन होगी वो आपका गैस पे रन करती है। तो किस तरह से दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। गैस टरबाइन के आपके क्लासिफिकेशन, है ना, ओपन साइकिल, क्लोज साइकिल, कंपैरिजन वगैरह हम लोग देखेंगे। फिर रेसिप्रोकेटिंग आईसी इंजन में किस तरह से आपकी गैस टरबाइन को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन, लिमिटेशन क्या है आपके गैस टरबाइन के, ठीक है। ओपन साइकिल कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन का एक जनरल लेआउट, है ना, प्रेशर वॉल्यूम, आपका टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम और गैस टरबाइन की आपकी वर्किंग। तो ये पूरा हम लोग काफ़ी डिटेल में आपका जो गैस टरबाइन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका ओपन कर लिया, उसके बाद क्लोज साइकिल गैस टरबाइन के लिए आपका पीवीटीएस डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम, है ना, आपका जिसको हम कहते हैं आपका दाब और आयतन का आपका डायग्राम, और टेम्परेचर एंट्रोपी, तापमान एंट्रोपी का डायग्राम, ठीक है। और उसकी आपकी कार्यप्रणाली हम यहाँ पे देखेंगे। लास्ट आपका आ गया प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ रैम जेट इंजन, जो ये जेट प्रपल्शन वाला पार्ट है। तो ये हम लोग देखेंगे कि रैम जेट जो इंजन होते हैं और टर्बो जेट इंजन होते हैं। तो इसमें वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं जेट प्रपल्शन में, तो यहाँ आपका जो कोर्स है उसमें आपके केवल 2 टाइप्स हैं, एक आपका रैम जेट इंजन है और एक आपका टर्बो जेट इंजन है। और एप्लीकेशंस ऑफ जेट इंजन्स की, जेट इंजन जो होते हैं उनका जो एप्लीकेशन होता है वो आपका कहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो भी आपका लेक्चर होगा तो उसमें हमारा जो चैप्टर 1 है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके जो हम लोग टॉपिक्स हैं वो सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका, है ना, एक ओवरव्यू आपका पूरा मिल गया कि एक्चुअल में आपको है ना क्यों पढ़ना है, ठीक है, और आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू। और अगर आप ये मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से आपका सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।